नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंजू दुआ जेमिनी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में आज मैं लाई हूं आपके लिए रोशनी के घाट। आप देख सकते हैं, देखिए दोस्तों, ये लीजिए। तो आप देखिए रोशनी के घाट, ये लघु कथा संग्रह है और इसकी रचिता हैं कमल कपूर जी। आप देखिए, ये जानी मानी साहित्यकार हैं कमल कपूर जी, इनसे ऐसा कोई नहीं जो परिचित न हो। तो दोस्तों, मैं बात करूंगी इस पुस्तक के बारे में। हार्ड बाउंड में 2022 में प्रकाशित हुई है और अयन प्रकाशन से आई है। इसका मूल्य है 440 रुपये और पृष्ठ 176। 440 रुपये मुझे ज़्यादा लगे क्योंकि 340 होना चाहिए पृष्ठों के हिसाब से, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, इसका दाम बिल्कुल वाजिब है क्योंकि इस पेज के कारण ये एक रंगीन पृष्ठ है, इसलिए। हाँ, तो मैं इसके बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं कमल जी का परिचय देना चाहूंगी थोड़ा सा। ये कोटा में जन्मी हैं और नारी अभिव्यक्ति मंच पहचान की संस्थापक अध्यक्ष हैं। 2 उपन्यास, 11 कहानी संग्रह, 3 लघु कथा संग्रह, 1 बाल गीत संग्रह, 7 कविता संग्रह, 1 स्मृति ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं और खूब सारे संयुक्त संकलनों में इनकी सहभागिता है। जगमग दीप ज्योति का नारी विशेषांक का इन्होंने संपादन किया। बाल विशेषांक की अतिथि संपादक भी रही हैं और ढेर सारे सम्मान मिले हैं। और इनके इस पर जो कृतियों पर पीएचडी हो चुकी है और फरीदाबाद निवासी हैं और इन्हें हरियाणा साहित्य अकादमी से सर्वश्रेष्ठ महिला साहित्यकार सम्मान प्राप्त हो चुका है और बहुत सारे सम्मान हैं। तो ये था इनका परिचय। और अब मैं समर्पण, मैंने जैसे दिखाया कि इन्होंने गुरु दीदी माँ चित्रा मुदगिल जी को इन्होंने यह पुस्तक समर्पित की है। और इसके अलावा आत्मकथ्य में इन्होंने कहा कि यह इनका चौथा लघु कथा संग्रह है और इन्होंने कहा कि जब पाठक यह अनुभूत करे कि वह किसी रोशनी के घाट पर बैठकर सौम्य रोशनी के रेशमी कतरों को घूट घूट पी रहा है इन लघु कथाओं को पढ़ते हुए। इन्होंने कहा कि जब वह इसको शीर्षक दे रही थी तो इनके दिलो दिमाग में एक पावन सुमंगल दृश्य था। हरिद्वार के गंगा घाट पर गंगा माँ की सांध्य आरती हो रही है और श्यामल गगन की छांव में दिव्य गंगा जल में सैकड़ों पूजा के झिल मिलाते दीप तैर रहे हैं, जिन्हें किनारे खड़े पेड़ों पर बैठे अनगिनत पाखी मुक्त भाव से निहार रहे हैं। ऐसा इन्होंने इस पुस्तक के बारे में बताया। तो मैं बताना चाहूंगी कि इन लघु कथाओं के बारे में कि 1 पृष्ठ, 1.25 पृष्ठ, 1.5 पृष्ठ, 2 पृष्ठ, 2.25 पृष्ठ, 2.5 पृष्ठ जी, इनकी लघु कथाएं किसी तरह इसमें बुनी गई हैं। यानी कोई लघु कथा 1 पेज की है, कोई 1.25 की, 1.5 की, 2 की, 2.25, 2.5। जो कथानक, इनके जो कथानक हैं वह घर और रिश्तों के इर्द गिर्द घूमते हैं, प्रकृति से प्रेम को दर्शाते हैं। कुछ लघु कथाएं आधुनिक युग में नई पीढ़ी के भटकाव की हैं जो आंखें खोलने वाली हैं। विदेशी सरजमी पर बुनी भी लघु कथाएं हैं। कुछ लघु कथाएं कहीं कहीं संस्मरण का आभास भी देती हैं। कुछ उत्तम पुरुष में भी लिखी गई हैं। कुछ लघु कथाएं कहानी का मिनी रूप भी प्रतीत हुई हैं मुझे, जैसे गमले में बोनसाई। तात्पर्य यह है कि लघु कथाओं को नियमों में बांधने का प्रयास करते समीक्षकों से छूट लेती हैं यहाँ पर रचनाकार। इन लघु कथाओं में किस्सा गोई है, परोक्ष शिक्षा भी है और कुछ लघु कथाएं घटना को बुनकर जस का तस भी धर देती हैं मन की हथेली पर। मैंने इनकी ढेर सारी कृतियां पढ़ी, ढेर सारी क्या, लगभग सभी कृतियां पढ़ी हैं, इसलिए मैं उनके शीर्षकों को पहचानती हूँ कहानियों के। इनकी शैली से भी मैं परिचित हूँ। कमल जी शब्द पाखी हैं जो अक्षरों का चुग्गा चुगती हैं। लघु कथाएं घर गृहस्थी, रिश्ते, प्रकृति, विदेशी रहन सहन के इर्द गिर्द बुनी गई हैं। समाज के अलग थलग पड़े वर्ग जैसे किन्नर हैं, समलैंगिक हैं, कामुक लड़की हैं, इस पर भी इनकी लघु कथाएं हैं। वृद्धावस्था पर भी इन्होंने लेकर लिखा है। घरेलू सहायिकाओं के दुखों को भी बांटा है इन्होंने शब्दों में। कभी कभी मुझे लगता है कि जो हम लेखक हैं वे शापित हैं गरल पीने के लिए। अपनों का गम तो हमें तंग करता ही है, परेशान करता है। समाज का दुख हमें ज्यादा दुखी करता है। देश का दुख दर्द हमें अपना लगता है। हम उसी छटपटाहट को पन्नों पर उकेरते हैं। हमारा एक ही मकसद होता है कि समाज को दिशा मिले। भटक रहे हैं युवा, उन्हें दिशा दे। और मुझे कुछ लघु कथाएं बहुत अच्छी लगी, मैं नाम जरूर लेना चाहूंगी। देखिए, एक है सन्नाटे में शोर।
विदेशों में अकेलापन है, हमारे बच्चे भी विदेशों में भटक रहे हैं, भोग विलास में लिप्त हैं वे युवा पीढ़ी वहां पर। और जो लोग यहाँ से गए हैं वही स्वयं जिम्मेदार हैं उस चीज के। एक कहानी है लघु कथा रोशनी का सफर, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। ईश्वर की तरफ से देखिए एक किन्नर पैदा होता है, ये तो ईश्वर की देन है, लेकिन इसमें भी माँ उसका अपने बच्चे का सहयोग करती है, क्योंकि उस किन्नर ने अच्छा रास्ता चुना, किताबों की दुकान खुलवाई उसकी माँ ने। तो देखिए जो सही राह पर चलते हैं बच्चे, तो माएँ उनका साथ क्यों नहीं देंगी। ऐसे ही एक लघु कथा है फूलों वाली लड़की, ये एक लेस्बियन की कहानी है, लघु कहानी। इसमें भी जो पात्र है वह पीछा छुड़ाती है, देखिए। और एक कहानी क्योंकि वह भी गे के बारे में है, लोगों घिनौना सच है। इसका भी जो पात्र है वह हॉस्टल से इसलिए भाग आता है क्योंकि उस पर भी वहां के जो गे थे उन्होंने डोरा डालने की कोशिश की, लेकिन वह तो किस्मत वाला था। लेकिन बहुत सारे बच्चे बदकिस्मत हैं, वे इतने तेज नहीं होते कि वे उस कीचड़ में गिरने से अपने आप को बचा सके। तो मैं तो यही कहूंगी कि भी जितने भी लोग हैं इस दलदल में फंस रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें एक प्रयास करना होगा। देखिए तो कंडीशनिंग है, आप किसी का भी मन परिवर्तित कर सकते हैं। एक कहते हैं ना कि जो मन किसी कोई दिमाग को अगर आपने कैप्चर कर लिया, अपने वश में कर लिया, तो आप उस दिमाग को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। आप जो ये ड्रग एडिक्ट हैं या कामों में फंसे हैं, पॉर्न देख रहे हैं, उन सबका भविष्य क्या है? जीरो, क्योंकि वे इसी को सही मानते हैं। तो जो इसके नतीजे भयंकर होंगे, वे समझ नहीं पा रहे कि कितना बड़ा नुकसान उनको होगा। और जो ये बन रहे हैं अपने आप को अलग थलग, अपने आप को दिखाने की एक होड़ है। क्यों नहीं हमारे यहाँ ऐसे अस्पताल बनते, क्यों नहीं हमारे यहाँ ऐसे डॉक्टर बनते जो सीधे साधे बच्चों को नॉर्मल लाइफ जीने के लिए उनको प्रयास करें, उनका उपचार करें। जी नॉर्मल तो नहीं है ना। एक तो होता है ईश्वर की तरफ से मार खाया, ठीक है, ईश्वर ने जैसा बना दिया उसको स्वीकार कीजिए, लेकिन एक तो जानबूझकर बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई उनको अपनी कम्युनिटी में लेना चाहता है ताकि वे उनका शोषण कर सके। तो ये कहानी, क्योंकि कहानी आधुनिक युग के लिए एक आंखें खोलने वाली कहानी है। ऐसे एक कहानी और है दो बूंद आंसू। देखिए इसमें भी इन्होंने इस लघु कथा के माध्यम से इन्होंने बताया कि आज की औलाद का खून सफेद हो गया है। तो जो पीछे अकेले माँ बाप रह गए हैं, उनके जो मित्र हैं अस्पताल में, वही उनकी तीमारदारी कर रहे हैं। और शायद ये आधुनिक युग का कड़वा सच है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, विदेशों की जो बुराइयां वे अपना रहे हैं हम लोग। एक कहानी है कि अपना खुद का कमरा, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें बताया है कि स्त्री का अपना कोई कमरा नहीं होता। सारी उम्र स्त्री अपने कमरे की तलाश में भटकती है, उसे कोई कोना नितांत उसका अपना नहीं मिलता, क्योंकि उसी से उम्मीद की जाती है कि वह हमेशा एडजस्ट करे। तो ये था सच इन लघु कथाओं का। और एक मैं दो कहानियां तो नहीं पढ़ पाऊंगी, एक कहानी पढ़ूंगी, एक लघु कथा रोशनी का घाट, जो मुख्य लघु कथा है, शीर्षक लघु कथा है रोशनी का घाट। सुनिए, ये वृद्धावस्था के प्रति कहानी समर्पित है। कि पूरा 1 महीना हो गया है माँ को गए हुए, लेकिन दर्द है कि कम ही नहीं हो रहा। वह माँ तो मेरे पति अनुपम की थी, पर मेरे लिए माँ से भी कहीं अधिक थी। उन जैसी मधुर भाषिणी, सौम्य सरल सास मैंने न कभी देखी थी न सुनी। मैं ये तो नहीं कहती कि उन्हें मनाकर ब्रह्मा ने वह मौलिक सांचा ही तोड़ दिया, क्योंकि उनकी बिटिया यानी मेरी ननद रानी अवनी दीदी भी उनका ही संस्करण है। मेरी दोनों बेटियां भी उनकी जैसी बनती जा रही हैं। मैंने पापा जी को कभी नहीं देखा, लेकिन माँ और उन सब रिश्तेदारों से जितना उन्हें जाना है, यही घोषित करता है कि अनुपम उनकी ही मिरर कॉपी है, यानी पापा जी की। बड़भागी हूं कि मैं इस घर का हिस्सा बनी और माँ के निर्मल दुलार की हकदार भी। अनुपम और अवनी दीदी बहुत छोटे थे जब पापा जी दिवंगत हुए। एक दिन मैंने पूछा, माँ पापा जी नहीं थे फिर भी आपने बच्चों की परवरिश इतनी सुंदरता से कैसे की? कैसे कर पाई आप ये सब अकेले? क्योंकि मैंने उनकी यादों को अपनी ताकत बनाया था बेटा।
कमजोरी नहीं। वह मुस्कुराते हुए बोली थी। माँ पिछले कुछ दिनों से बहुत उदास और अनमनी सी रहने लगी थी। मैंने जोर देकर कारण पूछा तो उन्होंने धीमे स्वर में जवाब दिया, सच कहूं विभा बेटे, तुम्हारे पापा जी के पास मैं जाना चाहती हूँ माँ, बस। फिर वह एक रात अच्छी भली सोई और सुबह नहीं जागी, कभी नहीं जागी। वह बोझिल मन से उनके सारे अंतिम काज विधियों को निपटाकर आज उनकी चीजें को समेट रही थी तो उनकी डायरी हाथ लगी। मैं जानती थी कि वह कभी कभी डायरी लिखती हैं, लेकिन इतनी ईमानदारी तो थी मुझ में कि मैंने कभी उनकी डायरी नहीं पढ़ी। पर आज मैं खुद को रोक न पाई। यह डायरी नहीं, उस पूरी जिंदगी की दास्तान थी जो माँ ने पापा जी के साथ और उनके बाद जी थी। बरसती आंखों से मैंने वह अंतिम पृष्ठ पढ़ा जो उन्होंने अपनी मृत्यु से एक दिन पहले ही लिखा था। सुनते हो जी, मैं तय नहीं कर पा रही कि मैं यहाँ रहूं या तुम्हारे पास आ जाऊं, या तुम्हारे अन्नू, विभा, अवनी और उनके बच्चे और वहां तुम हो बिल्कुल अकेले। अब मुझे तुम्हारे पास ही आना चाहिए। यहाँ का सब तो विभा संभाल लेगी, बेहद समझदार है तुम्हारी बहू रानी। और आगे 4 पंक्तियां थी। दूर धरा से गगन पर रोशनी का एक घाट, बरसों से बैठे वहां तुम देख रहे मेरी बाट। मैंने अपने आंसुओं को बहने दिया और उठकर माँ की तस्वीर के सामने जा खड़ी हुई हाथ जोड़ बोली, माँ मेरे लिए तो रोशनी का घाट सिर्फ आप ही थी और सदा आप ही रहेंगी, कभी नहीं गई आप। यही है मेरे पास, हम सबके पास। और मैंने उनकी तस्वीर पर चढ़ी माला उतार दी। तो दोस्तों सुनिए आपने लघु कथा, इसमें कहानी का भी मुझे क्लेवर लगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, देखिए जीवन मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में, लेकिन हम सबका उद्देश्य एक ही होना चाहिए, अपनी आत्मा की शुद्धि। तो मित्रों साहित्यकार यही तो करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, मेरे साथ, क्योंकि ये साहित्यिक चैनल आप ही के लिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। शुक्रिया।